कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी और एक सीट आप पक्की ज़रूर कर पाएंगे इस बार। लगातार आप इस सीरीज को अगर आप देख रहे हैं और लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं तो इस बार आप ज़रूर सफल होंगे। हमारी भी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। तो आज के 42 पार्ट की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम 41 पार्ट करवा चुके हैं एनटीपीसी के और सारे के सारे अगर आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में हमने अलग से जोड़ दिए हैं सारे। रेलवे एनटीपीसी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है, एक से लेकर के सारे पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन हमने 35 तक किए थे और इस क्वेश्चन से हम 36 से हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। देखो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये है मैगेलन जलडमरू। याद रखना, जलडमरू मध्य जो है ये जोड़ता है। ऑप्शन देखो चौथा वाला। अगला है, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा? यानी कि कह रहा है कि अगर हम 3/8 को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव कितने बाद तक होगा। तो चलो देख लेते हैं। 0 पॉइंट हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 8 से छोटा है 30। पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 बढ़ जाता है तो 8 चौक 32 जो कि ज्यादा होता है, तो 8 त्रिक 24 होता है, यहाँ 3 लिखेंगे। 24 और 6 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर फिर 4 बचेगा, 8 से भाग देंगे तो 8 45 5। आप बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट। तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये तो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, पिछले साल जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो देखो इसमें भी आ गया है और बाकी सारे सेप्ट में भी आया है। 2016 में जो एनटीपीसी हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। 2019 वाला पेपर जो है उसमें भी ये क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, जो कि 21-22 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, याद रखना। अगला है, कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपए हो जाएगी? ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि जो होता है हमारे पास मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे में 100 और इंटू में एन। ठीक है, अमाउंट कितना है? ये है 2116 और बराबर में पी कितना है? ये है 1600 दे के रखा है और आर 15 है। तो मैं इसको एक सॉल्व कर देता हूँ। 15% को हम लिख सकते हैं इतना, 5 3 15, 5 दूनी 10 यानी कि आ जाएगा 3/20। इसको अगर आप +1 करेंगे तो आ जाएगा 20 में से 2 गया 20 में से ये आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों ये 3 है, इसको माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3 कर लीजिए। 20 3 23 तो यानी कि 23/20 आ जाएगा। तो 23 बटे में हो जाएगा 20 और यहाँ पर n लिखेंगे। अब इसको नीचे ले आओ तो हो जाएगा 2116 बटे में 1600 और बराबर में आ जाएगा 23 और यहाँ पर लिखेंगे ये और ऊपर n। अब देखो इसको अगर आप काटेंगे, किससे काटेंगे? आप काट दीजिए, वैसे तो 2 से भी कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 0 लगाइए आप। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे इसको 2 अट्ठे 16 यानी कि इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी और कट रहा है तो काट दीजिए इसको, ये कटेगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ है, जगह नहीं है तो इसके आगे मैंने इरेज करके लिख दिया। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, इसको लिख नहीं रहा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 नन्या 18 बटे में आ जाएगा 2 चौको 8, ये लिखेंगे और यहाँ पर। अब देखो आप बताओ कि 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो 2 गुना करा जा रहा है यानी कि स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो यहाँ लिख दीजिए 2, तो 23 यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मैं हटा के लिख देता हूँ। तो 529 400 आप याद रखना, तो ये हो जाएगा देखो 529 नीचे आएगा 400, यहाँ पर आ रहा था 23 बटे में 20 की पावर में हमें नहीं पता है और ये होता है 23 बटे 20 का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 23 बटे में
20 ये पावर में n, इससे ये हटेगा तो n इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साल। तो बस ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो ये है क्वांटम, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता दोस्तों, लेकिन मैंने आंसर इसका देख करके बता दिया। अगर आप में से कोई इसके बारे में जानते हैं तो जरूर बताना। ठीक है, देखो जो बात नहीं है तो फिर नहीं आता तो बताने में क्या हर्ज है। ठीक है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो देखो जब कभी भी त्रिभुज काउंट करने के लिए आ जाए किसी भी आयताकार चित्र के अंदर, तो आप सब में नंबरिंग कर दिया करो। जैसे देखो 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 4, बस उसी का आप दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 8, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसमें नंबर करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर मिलता है उसी का दोगुना कर दो, वही आंसर हो जाता है। तो 8 ऑप्शन नंबर पहला वाला। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उनको दिया गया था। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है हमारा। अगला देखो, नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायंस का आवास है? तो ये है गिर, और गिर कहाँ पर है? ये है गुजरात में दोस्तों, याद रखना। ठीक है, गिर गुजरात में है और यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। कच्छ का रण जो है दोस्तों, ये भी गुजरात में है, लेकिन वहां पर कौन से गधे पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है? द्विघाती का मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, इस फॉर्म पे होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं द्विघाती समीकरण। तो देखो अगर आप पहले वाले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2m², यहाँ पर आएगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, m का गुणा अंदर करा दो तो हो जाएगा 2m² प्लस का 3m बराबर में आ जाएगा m² प्लस का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा m², 2m² से चला गया तो बचेगा एक m² और प्लस का 3m माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो ये तो देखो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके पावर भी 2 है और इधर पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, ऐसा बनना चाहिए। दूसरा वाले को देखो, दूसरा भी बन जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाले को मैं बता देता हूँ, क्योंकि यही समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? देखो x का गुणा अंदर कराओ आप तो हो जाएगा x² प्लस का x, क्योंकि 1 इंटू x होगा, प्लस का 8 बराबर ये x प्लस 2 और x माइनस 2, तो a प्लस बी a माइनस बी आपको याद होगा, a² यानी कि x² माइनस का b² यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखो x² से x² कट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर लो आप, x², इसको इधर ले आओ तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 8 और ये माइनस का 4 था तो इधर का प्लस का 4 बराबर में 0। अब इससे ये कट गया तो बचेगा x प्लस का 12 बराबर में 0। आप बताओ द्विघात समीकरण का मतलब x की पावर 2 होना चाहिए, इसमें तो पावर 1 ही है, तो बस यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अब आपको अगर पता चल जाए पेपर में कि ये वाला नहीं बन रहा तो चौथे वाले को आप ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि जब ये ऑलरेडी मिल गया हमें आंसर तो फिर चौथे को क्या टाइम बर्बाद करना अपना, तो बस यहीं से आप आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कथन में आते हैं और कथन हमारा क्या कर रहा है, सभी विस्फोटक ध्वनियां हैं। तो यहाँ देखो सभी विस्फोटक, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप सर्कल बनाइए, सभी विस्फोटक, तो जिसके साथ सभी वर्ड जुड़ा होता है वो हमेशा अंदर होता है, तो ये विस्फोटक है, ये है विस्फोटक। और सभी विस्फोटक क्या हैं? ध्वनि है, तो ध्वनि को मैं यहाँ पर DH लिख देता हूँ, ध्वनि। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे कि ध्वनि को क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अगला कह रहा है कुछ बम विशेषकर ध्वनि है। अब कुछ बम जो है वो विशेषकर ध्वनि है, तो कुछ बम, अब यहाँ देखो ध्वनि की बात हो रही है तो ऐसे कर दो, आप एक सर्कल बनाओ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बम को लिख देता हूँ यहाँ पर BM लिख देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है, कुछ प्रकाश बम में आते हैं। तो मान लिया हमने कि थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। कह रहा है प्रकाश को मैं P लिख देता हूँ, प्रकाश बम है लेकिन ध्वनि पे नहीं आता। अब क्वेश्चन में देखो पहले वाले को देखते हैं,
कुछ विस्फोटक प्रकाश हैं, तो कुछ विस्फोटक कह रहा है दोस्तों, ये प्रकाश हैं, तो विस्फोटक हमारा ये है, प्रकाश हमारा ये है, तो क्या दोनों आपस में टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरा है कुछ ध्वनियाँ केवल बम हैं, तो कुछ ध्वनियाँ जो हैं वो केवल बम है। बम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये देखो ना, इस पे ये वाला हिस्सा मिल रहा है, कुछ ध्वनियाँ जो हैं वो केवल बम ही बम हैं, ये वाले। अगला है कुछ बम विस्फोटक हैं, तो बम तो ये है और विस्फोटक यहाँ पर ये लिखा है, तो आप बताओ कि बी और बीएम आपस में टच हो रहे हैं? नहीं हो रहा, डीएच से टच हो रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। सभी ध्वनियाँ विस्फोटक हैं, तो सभी ध्वनियाँ जितने भी हैं विस्फोटक हैं, यानी कि कह रहा है कि जो ध्वनियाँ हैं वो अंदर आ रहा है विस्फोटक के नहीं, जबकि विस्फोटक ध्वनि के अंदर आ रहा है, उल्टा बोला है, तो ये भी गलत हो गया। केवल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, जो कि करेक्ट है। अगले में आते हैं, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो जो भी दिया है डायरेक्ट आप वही लिख दो। 8 कमीज 10 है तो आप 10 लिख दो। क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी, बराबर है ना, तो बराबर में करते हैं ये। अब 8 कमीज है तो 8 लिखेंगे आप, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी लिखेंगे। इसको काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यानी कि 5 सीपी हो जाएगा, बराबर में 4 एसपी हो जाएगा। इसको और आसान बना लो तो ये हो जाएगा सीपी अपान में एसपी बराबर का 4/5। इसको नीचे ले आए तो 4 5 बचेगा। आप चाहें तो एसपी अपान सीपी लिख सकते हैं, गलत नहीं, बात वही है। अब आप बताओ, कोई भी चीज हमने 4 रुपए की खरीदी थी और बेच दिया 5 रुपए की, तो कितना एक्स्ट्रा हमने कमाया? 1 रुपए। और खरीदा कितने का था? 4 रुपए की। परसेंटेज इंटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो बस 25 चौको 100, 25% हो जाएगा। वो क्या हुआ? उसको लाभ। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि 4 रुपए की हमने खरीद डाली थी और 5 रुपए की बेच डाली, 1 रुपए का हमने प्रॉफिट लिया था, तो बस प्रॉफिट ऑप्शन नंबर दूसरा 25% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.23 एक है, तो हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो परिमेय संख्या में विभाजित हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसको देखो, जैसे लिखा है 0.23 बार में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 बटे में जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 लिख दो, ये लिख दो आप, ठीक है। तो 23/99 इसको हम लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पंथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो ये है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी कथन दे के रखा है और कथन कारण पे आते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से कह रहा है, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं सर, आप बहुत देर हो गई है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बताया नहीं, जो आपने शुरू में बोला था कि पेन कॉपी लेके बैठना है ना, आप मान रहे होंगे, तो आप यही काम करना, आप आगे देखो, रेडी रहना आप लिखने के लिए। अब देखो कथन में आते हैं, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं, यानी कि कह रहा है कि जो पेड़ होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण अगर नीचे की तरफ लगता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब कारण क्या कह रहा है? प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है। अरे भाई ऐसा नहीं है, तो पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं मान लिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को मानती ही नहीं प्रकृति, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप ईंटा फेंकेंगे तो नीचे ही तो गिरेगा। बादल, भाई मान लो प्राकृतिक रूप से बादल आते हैं, अब अगर बादल बरसे ना नीचे तो गुरुत्वाकर्षण मान ले कि विरोध करते हैं, तो बादल तो नीचे आते हैं, उनका पानी आता है, नीचे बूंदें आती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आती हैं। तो इसका मतलब प्रकृति उसका विरोध नहीं करती, उसके नियम के खिलाफ नहीं चलती है। पेड़ अगर ऊपर बढ़ रहा है तो ये कहेंगे कि पेड़ मान सकते हैं बढ़ सकता है, लेकिन सारी चीजें गलत नहीं हो सकती। इस वजह से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, यानी कि ए बात सही कही जाती है लेकिन कारण उसका गलत है। तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022, हालांकि ये क्वेश्चन आप छोड़ ही दो, नीति है तो मैं इसको जरूर बता देता हूँ। जो नीति होता है, नीति योजना आयोग नाम था, उसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना। उसके सीईओ कौन है? तो 2024 के हिसाब से आप याद कर लेना, मेरे हिसाब से अभी भी यही है, लेकिन एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है, जरूर याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा एक द्वीप है? तो वो है सिसिली,
ये तो द्वीप हमने भी नहीं सुना है। तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों वो है सिसिली, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला है देखो, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो ये होता है ट्रिटिकम एविस्टम, ट्रिटिकम अस्टीवियम। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर, यानी कि उसका वानस्पतिक नाम पूछ लिया है गेहूं का। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए मटर का। ठीक है, ये भी याद रखना। तो आपको मैं कुछ वनस्पति के नाम बता देता हूं जिससे आप याद रखेंगे। देखो, मनुष्य का होता है होमो सैपियंस, मेढक का होता है राना टिग्रीना, बिल्ली का होता है फेलिस डोमिस्का, और कुत्ते का होता है कैनिस फैमिलियरीज, गाय का होता है बॉस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमिस्का, और आम का मैग्नीफेरा इंडिका। गेहूं का तो बता ही दिया आपको। ठीक है, ये होता है। और मटर का होता है पीसम सताइव, ये याद रखना। ठीक है, इतने सारे नाम में से कोई भी एक रिपीट हो सकता है। अभी गेहूं का पूछ लिया, हो सकता है मटर का पूछ लिया जाए, तो आप याद रखेंगे हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है? तो दोस्तों ये तो मैक्सिको से निकलती है, ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है ये बताना है। तो देखो, अगर 10% की कमी हो जाती, मान लिया हमने कि पहले 100 रुपए रेट रहा होगा, ठीक है, अब 10% कम हो गया, तो 100 का 10% अगर आप निकालेंगे, यहाँ पर 10 करके नीचे 100 से 100 कटेगा तो आएगा 10, मतलब 100 रुपए में अब 10 रुपए कम हो गए हैं, तो कितना बचा होगा हमारे पास? 90 रुपए बचा होगा, यानी कि 90% 90 रुपए होगा। हमारे हिसाब से 90 रुपए और इनके हिसाब से 279 रुपए, तो 90 की वैल्यू 279 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर, तो 90 बराबर हो जाएगा 279। इसको आप 279 सही तो लिखा है। अब देखो काट दो इसको 9 से, तो ये 10 यहाँ बचेगा, 9 त्रिया 27, 9 एकम 9 31। अब मूल बिल हमने माना था 100 रुपए, तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो यहाँ भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 310। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं। जल को कौन निकालता है? पंप निकालता है, यानी कि पंप की वजह से जो जल है वो बाहर आता है। वैसे ही रक्त को कौन पंप करता है? वो करता है हार्ट। तो हार्ट की वजह से जो ब्लड है वो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगला देखो, संचार होता है। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? अब देखो, ये चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाना, यहाँ पर मिल जाएगा समय और दूरी वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 400 मीटर लंबी ट्रेन है और एक लंबे पुल को पार करती है। मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए, कि ये क्या है? पुल है। अब 400 मीटर लंबी ट्रेन है, तो जब भी हम टोटल लंबाई देखेंगे तो ये पुल की लंबाई, और इसके साथ साथ जब ट्रेन यहाँ तक अंतिम छोर होगा ट्रेन का, तो ट्रेन आगे निकल जाएगी ना, उसका अगला हिस्सा नीचे आगे निकल जाएगा, तो हम टोटल लंबाई मानेंगे, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को भी हम मानेंगे, टोटल लंबाई ये कवर होगी। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई 400 मीटर और प्लस ये कितना है? 600 मीटर। तो आप बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो गया ये लंबाई। अब देखो चाल कितनी है, लंबाई को ही हम दूरी बोल देते हैं, यहाँ पर याद रखना। ठीक है, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये तो मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लो। तो मैं इसको हटा करके लिख देता हूँ ऊपर साफ साफ। ये हमारे पास टोटल दूरी थी 1000 मीटर, और इसको 60 को हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, यानी कि हो जाएगा 50/3। तो यहाँ पर नीचे आप डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 1000 और चाल 5/3 है। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि 1000 गुणे में 3 बटे में 50, 0 से 0 काट दो, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि 20 और गुणे में 3 बराबर, माफ कीजिएगा यहाँ पर 3 होगा, इसको आप 3 लिखिए, 3 3 दूनी 20 दूनी 60, 20 नहीं 60, तो 60 सेकंड का टाइम लगेगा, और 60 सेकंड को हम 1 मिनट बोलते हैं दोस्तों। तो बस ऑप्शन हमारा चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा।
समझ गए होंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सड़क भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्तों। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये सड़क परिवहन के विकास से संबंधित एक योजना है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है? ठीक है, मान लेते इसको। तो घन का आयतन होता है यहाँ पर बताएंगे, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पहले देख रखा है, तो यहाँ से आप इसकी भुजा निकाल लो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर 1944। इसको आप काटेंगे तो a स्क्वायर बचेगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आएगा 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, अब देखो घन का आयतन बताना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो इसका आप क्यूब कर दीजिए तो इधर वाले का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का जो क्यूब होता है दोस्तों वो होता है 5832। कितना? 5832 होता है। अब आप कहेंगे कि हम इतना जल्दी तो निकाल नहीं पाएंगे, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखो। लास्ट डिजिट ये 18 है, तो 18 को 8 देखो, 8 का स्क्वायर कटेंगे 64, 4 आएगा, और फिर से 4 गुणे 8 होगा, तो 4 8 32। यूनिट डिजिट से आप देखो तो लास्ट में 2 आएगा, तो इनमें 2 में तो कहीं पर है नहीं। अब इसके बाद बचा हमारे पास क्या? तीसरा और चौथा। अब आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो हम निकाल रहे हैं 18 का क्यूब निकाल रहे हैं। अब 18 का क्यूब 972 तो होगा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा आगे होगा, तो बस ऑप्शन नंबर केवल तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आपको दिमाग लगा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने वीडियो में कवर करे हैं 60 तक के क्वेश्चंस। इसके आगे वाले यानी कि 61 से क्वेश्चंस आगे के जो हम करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे, और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी अगले पार्ट की। उस पर लिखा होगा अगला पार्ट, तो उसी पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आगे पार्ट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार हम करा रहे हैं। तो आरपीएफ का अभी नहीं है, बाकी सारे करवा दिया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन के लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। तो आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमने सबकी अलग अलग बना दिया है। एनटीपीसी की अलग से मिल जाएगी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की अलग से, ग्रुप डी की अलग से, तो सारे पेपर करवा रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ रेलवे के इंटरव्यू की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो जहां पर रेलवे कर्मचारी काम कर रहे थे वहां स्टेशन में या ग्राउंड पे हम जा करके खुद ही इंटरव्यू लिया हमने, और उनसे पूछा है कि बेहतर तैयारी आपने कैसे करी थी, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कौन सी बुक पढ़ी थी, सैलरी क्या है, कब आती है, काम क्या होता है, कितने घंटे करना पड़ता है, ये सब कुछ हमने वहां जा करके पूछा है लाइव। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे कि हमने बताया अभी, कौन सा, रेलवे इंटरव्यू के नाम से। तो उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।